हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग? कभी आप लोगों ने इस वर्ड को सुना है, कंपाउंडिंग? बिल्कुल सुना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने स्कूल में पढ़ा होगा, हमने कॉलेज में पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल, उसका एक फॉर्मूला होता है P/R/T/100, अमाउंट इक्वल्स टू, यानी अमाउंट जो बनेगा आपका फाइनल अमाउंट, वो प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100। बहुत सिंपल है। बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, A=P/1+R/T/100 मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपका। अक्सर क्या होता है ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना कि लोग भाग जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से ही। वो सिंपल इंटरेस्ट को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एंड उसकी वजह से क्या होता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेनिफिट होता है ना, वो ले नहीं पाते। अब आप सोच रहे हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेनिफिट, क्या बेनिफिट होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है? मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मतलब पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का पावर क्या होता है इससे? इससे बेसिकली क्या होता है, जो हम फाइनेंशियली फ्रीडम अगर गेन करना चाहे, हम अगर चाहते हैं कि पैसे से पैसे बनाना, जैसे कि मैं आपको हर मोटिवेशनल वीडियोस में बताता हूँ कहीं ना कहीं कि पैसे से पैसे कैसे बनाने होते हैं, तो उसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एग्जाम्पल देने वाला हूँ, आप खुद ही समझ जाओगे। तो बने रहो मेरे इस वीडियो पे एंड लास्ट तक वीडियो को देखना, बिल्कुल मिस मत करना। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिंपल से एग्जाम्पल। मान लो आप करोड़पति में, कौन बनेगा करोड़पति में सिलेक्ट हो गए। आप वहाँ पे गए, आपने 1 करोड़ रुपए तक सवाल, जो 15 क्वेश्चन होता है उनका, वो जीत लिया आपने। ठीक है, वहाँ तक पहुँच गए, आपने जीत लिया, बिल्कुल आप बन गए करोड़पति। बट वहाँ पे आपको फिर ऑप्शन दिया गया, 2 ऑप्शन प्राइज मनी जीतने के। कि पहला ऑप्शन ये दिया गया कि आपको 10 करोड़ दिए जाएंगे। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपको दिया गया कि आपको 1 रुपए दिए जाएंगे, जो कि अगले 30 दिनों तक डेली डबल होगा, यानी 1 महीने तक। तो आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, कौन सा चूज करोगे आप? जाहिर सी बात है, आप जो 10 करोड़ प्राइज मनी है वही चूज करोगे ना। हम में से 90% लोग यही करेगा। बट यहां पे एक कैच है, जिसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो ना, थोड़ी सी भी नॉलेज हो कंपाउंडिंग के बारे में, वो सेकंड ऑप्शन चूज करेगा। ही विल नेवर गो फॉर द फर्स्ट ऑप्शन। क्यों, मैं आपको बताता हूं। अगर 1 रुपए को डबल कर दिया जाए, पहले दिन आपको 1 रुपीज दिया जाए, आप सोचोगे यार क्या दे रहा है भाई, 1 रुपए चिल्लर दे रहा है मुझे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अगले दिन उसे 2 रुपए कर दिया जाए, यानी डबल, फिर भी कम है। तीसरे दिन वो 4 रुपए का बन जाएगा। चौथे दिन वो 4 रुपीज बन जाएगा 8। ठीक है, देखो अब कैसे पैसे डबल होते जा रहे हैं। 5th डे वो 10 रुपए, फिर 6th डे 12th, ऐसे करते करते वो अगले 30 दिन तक पता है कितना बन जाएगा? आप सुन के हैरान रह जाओगे। वो अमाउंट आपका बनेगा मोर देन 107 करोड़। जी हाँ गाइज, 107 करोड़ मतलब बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है। इससे ना इंसान की लाइफ बदल सकती है। जो मतलब जीरो है ना, जीरो से हीरो बन सकता है। नीचे से, कहते हैं ना, बिल्कुल नीचे से बिल्कुल ऊपर तक पहुंच जाना। 107 करोड़ में इतनी ताकत है। तो सोचो आप, अगर मैंने 10 करोड़ रुपए वाला ऑप्शन चूज किया होता तो यहाँ पे मुझे कितने का लॉस होता पता है? 97 करोड़ का। तो सोचो पावर ऑफ कंपाउंडिंग में कितना ज्यादा पावर है, कितना इंपॉर्टेंट है, लाइक किसी को भी अमीर बनाने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है। इसी को तो कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में कहा जाता है चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, ये बढ़ते जाता है ऐसे ही। तो अब मान लो किसी को भी अगर स्टॉक मार्केट का थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो, या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हो, तो वॉरेन बफे का तो नाम सुना ही होगा, बिल्कुल सुना होगा। मतलब ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स। मैं तो कहूंगा ही इज द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन दिस वर्ल्ड। ओके, ही इज 91 नाउ। उन्होंने पता है क्या बोला था? उन्होंने ये कॉन्सेप्ट उन्होंने खुद ही लाया था। उन्होंने बोला था दैट अगर मैं 30 साल की एज तक अगर करोड़पति मिलियनर नहीं बनाना, मैं छत से कूद जाऊंगा। लेकिन ऐसी नौबत आई नहीं, क्योंकि वो 30 साल की उम्र आते आते वो करोड़पति के उससे भी ज्यादा बन चुके थे। अभी तो वो, उनके पास इतने पैसे, इतनी ज्यादा लाइक बैंक बैलेंस सेविंग्स है कि मतलब क्या ही बोलना। क्यों? उन्होंने क्या फॉलो किया, ऐसा क्या कर लिया उन्होंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अच्छे से समझा एंड उसको एग्जीक्यूट किया। मतलब यहाँ पे बंदा क्या होता है ना, 1 रुपए से भी आप 1 करोड़ बना सकते हो, ऐसा है।
मतलब कई लोग सोचते हैं, हम में से बहुत लोग ऐसे हैं कि भाई मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो मैं तो यार अमीर नहीं बन सकता, वो तो अमीर लोग ही कर सकते हैं। मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे है नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब बहुत बड़ा कैपिटल नहीं है। यार तो कैपिटल कहाँ से आएगा? पैसे होंगे जब आपके पास। तो पैसे का मतलब ये नहीं कि आपके पास अभी पैसे नहीं हो तो कभी नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज़ तो करो, समझो तो सही। क्योंकि ज़्यादातर हम में से ज़्यादातर लोगों को पावर ऑफ कंपाउंडिंग की नॉलेज ही नहीं है। तो जब नॉलेज नहीं है तो फिर कहाँ से इसको यूज़ कर पाओगे, है ना? तो आज मान लो मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम बैंक से अगर कोई लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, ये हम सबको पता है। तभी तो बैंक को प्रॉफिट होगा ना। अगर मान लो बैंक से मैंने 5 लाख रुपए का लोन लिया और वही 5 लाख रुपए उसे लौटा दिया तो उसे फायदा क्या होगा लोन देने का? कुछ भी नहीं। तो बैंक उस पर क्या होता है, बैंक इंटरेस्ट लेती है उस पर। तो सेम सिमिलरली क्या होता है कि हम जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं ना, कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक मार्केट हो, कुछ भी हो, तो हमें उसके बदले में रिटर्न मिलता है। वो रिटर्न क्या है? इंटरेस्ट है, ठीक है? तो वो जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है ना, कंपाउंडिंग हो जाता है वो। मैं आपको बताता हूँ। अब एग्जाम्पल है, एक बंदे का नाम है राम, एक बंदे का नाम है मोहन, ठीक है? अब राम ने क्या किया, दोनों ने सोचा कि चलो भाई 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं एंड उसके बाद देखते हैं आने वाले टाइम में कि आने वाले 10 साल के बाद किसके पैसे कितने ग्रो करते हैं। राम ने क्या किया, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, मोहन ने भी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब 1 साल बाद मान लो बैंक तो नहीं, किसी इक्विटी में किया इन्वेस्ट, तो उस पर्टिकुलर कंपनी ने 15 से 16% एक एवरेज रिटर्न दिया उन्होंने। तो कितने पैसे, अगर मान लो 16% रिटर्न दिया होगा, तो राम के जो पैसे थे वो कितने बन गए? 1,16,000 रुपए। इसके भी बन गए, मोहन के भी 1,16,000 रुपए। राम ने क्या किया, उस 1,16,000 रुपए को फर्दर इन्वेस्ट कर दिया। मोहन ने क्या किया, वो 16,000 रुपए जो उसको इंटरेस्ट मिले थे उन्होंने निकाल लिया, ठीक है? उसने 16,000 रुपए निकाल के उसने पार्टी, मौज मस्ती में पार्टी में उड़ा दिया पैसे। अब उसके वही वापस से 1 लाख रुपए बन गए। अब वो 1 लाख रुपए फिर से इन्वेस्ट करेगा। अब इसका क्या है, 1,16,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। एंड अगले साल अगर मान लो 16% फिर से उसको, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर उसको 14-15% भी मिल सकता है, उससे कम भी हो सकता है, थोड़ा उससे ज़्यादा भी हो सकता है। बट मैं आपको एक एग्जांपल सिंपल दे रहा हूँ कि अगर मान लो वो 1,16,000 रुपीज़ जो है, वो 1,16,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, तो वो कितना ज़्यादा हो जाएगा? लगभग आप समझ सकते हो कि 1,18,000, 1,19,000 के आसपास हो जाएगा। एंड मोहन का क्या होगा? मोहन फिर से 1 लाख के ऊपर 1,16,000 ही बना पाएगा, ठीक है? तो फिर से जो अमाउंट उसका इंटरेस्ट बन के आएगा, मोहन क्या करेगा, निकाल लेगा उस पैसे को, फिर से इंजॉय कर लेगा। लेकिन राम क्या कर रहा है, राम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते जा रहा है, उस अमाउंट को बढ़ाते जा रहा है। तो आने वाले 10 ईयर्स के बाद राम का जो पैसा होगा वो 1 लाख, करीब 1,60,000, 1,65,000 रुपये लगभग बन के तैयार हो जाएगा। यानी वो उसको प्रॉफिट मिलेगा 60-65,000 का। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। इसका क्या होगा, 1 लाख रुपए मुश्किल से हार्डली 1,10,000, 1,15,000 बनेगा। यानी लगभग 50-60,000 रुपए वो पीछे रह जाएगा राम से, क्योंकि राम ने पैसे निकाले नहीं थे। राम उस पैसे को, उस इंटरेस्ट को डबल करते गया, ठीक है? उस पर कंपाउंडिंग उसको मिलते गया। इसका पैसा कंपाउंडिंग क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इसने पैसे अपने निकाल लिए सारे इंजॉय करने के लिए। तो देखा वैसे आपने यहाँ पे कंपाउंडिंग का कितना बड़ा रोल है। तो क्या होता है कि हम जब कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हमें पेशेंस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पेशेंस एंड टाइम। क्योंकि जहाँ पे कंपाउंडिंग की बात आ रही है वहाँ पे पेशेंस एंड टाइम, दे एक्चुअली प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? अब यहाँ पे क्या है कि पेशेंस नहीं रहेगा तो फिर तो आप पैसे निकालते जाओगे ना, पैसे निकाल लोगे आप, तो पैसे निकाल लोगे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब पेशेंस नहीं रहेगा तो फिर आप पैसे को ग्रो करने का मौका ही नहीं दोगे। लेकिन वही अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप थोड़ा लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो आप देखोगे कि आपका पैसा यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ग्रो बहुत अच्छे से करेगा। टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। अब अगर मान लो 2 बंदे हैं, एक का नाम है मान लो ए एंड बी, ठीक है? सिंपल मैं आपको ऐसे एग्जांपल से बताता हूँ। ए ने इन्वेस्ट किया, ए अपनी एसआईपी कर रहा है, ठीक है? दोनों ने सोचा कि चलो एसआईपी स्टार्ट करते हैं। गाइस आपको पता ही होगा एसआईपी क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पे एक हम वीकली या फिर मंथली बेसिस पे एक सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट करते रहते हैं। मोस्टली ये मंथली बेसिस पे ही करते हैं लोग। तो मान लो यहाँ पे ए एंड बी जो था, उन दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करते जाएंगे आने वाले 10 ईयर्स तक, ठीक है? अब क्या हुआ कि वो 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं एवरी मंथ, यानी कि साल के 60,000 इन्वेस्ट किए उन्होंने, 10 साल में 6 लाख रुपए। अब जो पर्सन बी था, उन्होंने सोचा कि भाई 10 साल नहीं करके ना मैं इसको 5 साल में निकाल लेता हूँ।
तो वो 3 लाख रुपए जो इन्वेस्ट करेगा ना 5 साल में, वो 3 लाख उसके कितने बनेंगे? अगर मान लो एक कंपनी की इक्विटी वहाँ उसको 15% का भी रिटर्न देती है ना, तो हार्डली वो 3 लाख रुपए उसके 3 लाख रुपए बन जाएंगे ऑलमोस्ट अराउंड 6 लाख समथिंग, मतलब एक डबल हो जाएगा, 6,20,000 6,30,000 के अराउंड, ठीक है। लेकिन वही पर्सन ए, उसने सोचा कि नहीं मैं अभी 5 साल के बाद नहीं निकालूंगा, मैं इसको और ग्रो करने देता हूँ। उसने निकाला 10 साल के बाद, तो वो 10 साल तक उसके पैसे कितने इन्वेस्ट हो गए? 6 लाख। तब ये भी तो देखो, पर्सन बी को 3 लाख के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी सिर्फ 5 साल में। पर्सन ए को 6 लाख के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी पूरे 10 साल में कंपाउंडेड। तो उसके 6 लाख पता है आपको कितने बन जाएंगे? अगर 15% के इंटरेस्ट के हिसाब से भी चले 10 साल बाद, टोटल इन्वेस्टेड उसका 6 लाख रुपए, वो उसका लगभग आपका बन सकता है नियर अबाउट 22 लैक्स। यानी प्रॉफिट पर्सन बी को कितना हुआ, जिन्होंने 5 साल पहले निकाल लिया था पैसा? हार्डली 3-3.25 लाख रुपए का। पर्सन ए को 10 साल, उसने 5 साल भले ही ज्यादा इन्वेस्ट किया, बट उसको कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ? 6 लाख रुपए उसके बन गए 22 लाख, यानी 16 लाख। उसको हुआ 3 लाख, यानी पर्सन बी से पर्सन ए को 13 से 14 लाख रुपए का ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तो बताओ कौन, मतलब इसमें फायदे में कौन रहा, बी या फिर ए? जाहिर सी बात है पर्सन ए। तो इस कहने का मतलब है कि जितने लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्टेड रहोगे मार्केट में, उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट भी मिलेगा गाइस। कम टाइम के लिए तो फिर कोई प्रॉफिट ही नहीं है ना। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का रोल यहाँ पे, एक तो टाइम फैक्टर, सेकंड मैं आपको बताता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 15% है, उससे अगर मान लो थोड़ा सा डाउन होकर 13% हो गया ना, 2% भी डाउन हुआ, तो वो अमाउंट जो होगा ना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट एक ड्रॉप आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे। तो कहीं भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो किसी भी स्टॉक्स में कर रहे हो, शेयर्स में कर रहे हो, तो आप पहले देख लेना उसका परफॉर्मेंस क्या है। मैं तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक जेनरिक बात बता रहा हूँ, बाकी आपको यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन्वेस्ट करने से पहले अपने खुद की रिसर्च कर लो, कौन सा फंड अच्छा है, कौन सी कंपनी अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कंपनी का एग्जाम्पल दूँ, L&T या फिर एशियन पेंट्स, तो इनका रिटर्न काफ़ी अच्छा है, या फिर टाटा के जो फंड्स है, इनका रिटर्न काफ़ी अच्छा है। लाइक पिछले अगर मैं 15-20 ईयर्स की बात करूं, तो ये सारी टॉप कंपनीज है, लार्ज कैप कंपनीज है। तो ऐसी कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करोगे, तो जाहिर सी बात है, अगर किसी अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो ना आप, किसी अच्छी कंपनी में, तो 15-16% का रिटर्न कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। उससे ज़्यादा भी मिल सकता है आपको, 20-25% तक भी मिल सकता है। ऐसी कंपनीज है जिन्होंने 25% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। बट मैं आपको ऑन एन एवरेज एक 15-16% का मतलब बता के चल रहा हूँ। हो सकता है उससे ज़्यादा भी मिले, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज 15-16% इज नॉट अ बिग थिंग फॉर द लार्ज कैप कंपनीज टू प्रोवाइड। तो रेट ऑफ कंपाउंडिंग का आपने देखा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और तो और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आइंस्टाइन ने एक बार, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यहाँ तक बता दिया था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग विल बी द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ऑब्वियसली 8वां अजूबा ही तो है एक तरीके से, 7 वंडर्स है हमारे मतलब वर्ल्ड में, सबको पता है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को उन्होंने 8th वंडर बताया था, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग में इतनी ज़्यादा ताकत है ना कंपाउंडेड चीज़ में, कि मतलब वो पैसे को कहाँ पे पहुँचा दे आपको खुद आप बिलीव नहीं कर पाओगे। लोग इन्वेस्टमेंट करते क्यों है? जिनको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के बारे में, उनको पता है कि ये पैसा मेरा आने वाले टाइम में कहाँ पे पहुँचने वाला है। क्योंकि मैं तो बस जितने पैसे मेरे पास आज है उतने तो रहने नहीं वाले, मुझे उसके ऊपर रिटर्न मिलेगा 1 साल बाद। अब सेकंड ईयर में क्या होगा कि वो फर्स्ट ईयर में जो इतना रिटर्न मिला था, जो अमाउंट बन के तैयार हुआ था, उसके ऊपर भी रिटर्न मिलेगा, मतलब रिटर्न पे रिटर्न। ठीक है, तो समझ लो वो 10 ईयर्स 20 ईयर्स के बाद कहाँ पे अमाउंट पहुंच जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करता हूँ एवरी मंथ, तो साल के कितने हो जाएंगे? 1,20,000। अगर मैं 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आज मान लो इफ आई एम 30, मुझे ये अमाउंट चाहिए 50 के एज में, जिस टाइम पे जो मेरे बच्चे होंगे उनको पढ़ाई के लिए या फिर उनके हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए होंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे पैसे मेरे पास आएंगे कहाँ पे? एक ह्यूज अमाउंट चाहिए, बड़े अमाउंट चाहिए, रिटायरमेंट के लिए भी सोचना है आगे चल के, मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी है लाइफ में, राइट। तो 1,20,000 रुपये साल के मेरे इन्वेस्ट हो रहे हैं, मैं जितने कमा रहा हूँ उसमें से बस 10,000 रुपये निकाल के मैं उसको भूल जा रहा हूँ कि भाई मुझे ध्यान ही नहीं देनी उस पैसे पे अभी फिलहाल। तो 1,20,000 पूरे 20 साल तक करते रहूँ तो कैसे कितने हो जाएंगे? 24 लाख रुपीज़। तो 24 लाख रुपए आपको पता है, अगर मान लो मैं टाटा में या फिर किसी बड़ी अच्छी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करके एक SIP करता हूँ म्यूचुअल फंड्स में, तो 20 साल बाद वो 24 लाख रुपए, अगर मान लो मुझे एक एवरेज 15 से 16% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है ना, जो कि लार्ज कैप बड़ी कंपनीज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा होता है। तो पता है वो 24 लाख कितना बन जाएगा गाइस? मैंने अभी कैलकुलेट किया, इट विल बी समवेयर अराउंड
2 करोड़, यस 2 करोड़ के आसपास वो अमाउंट बनेगा। हो सकता है 1.5 करोड़ भी बने, हो सकता है 2.5 करोड़ भी पहुंच जाए, बट मैं आपको एक एवरेज दे रहा हूँ 16% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, तो इट विल बी अराउंड 2 करोड़ रुपीज़। तो 24 लाख के बदले 2 करोड़, क्या बुराई है भाई? मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है मुझे? 1.76 करोड़, यानी 1 करोड़ 76 लैक्स। तो उस टाइम पे 2 करोड़ रुपए भी मतलब बहुत ज़्यादा होंगे सिर्फ 24 लाख के मतलब इन्वेस्टमेंट पे। तो सोच लो गाइस, ऐसे प्रॉफिट कमाना होता है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यही पावर है। मतलब अब आपने देखा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से मतलब पैसे कहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे एडिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी इज हैपनिंग। So this was the power of compounding. This was all about POC, that is power of compounding. तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आ गया हो। तो ऐसे और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस और ऐसे फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियोस और भी मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ आने वाले दिनों में। तो टिल देन अच्छे रहे, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।